हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग साइंस को पढ़ने वाले हैं और ये देखिए आपकी साइंस की 11वीं क्लास है। इससे पहले आप लोगों की 10 क्लासें हो चुकी हैं। तो देखिए आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सोलर कुकर से क्या तात्पर्य है, इसका कहाँ उपयोग होता है। तो आप लोग ध्यान रखना, कह रहे हैं कि सौर ऊर्जा को कह रहे ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके कह रहे भोजन पकाने में उपयोग किया जाता है। देखो सौर कुकर का उपयोग क्या होता है कि जो सौर ऊर्जा होती है उसको एकत्रित करके भोजन पकाने में कह रहे उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सोलर कुकर कहते हैं। आप लोग ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे सोलर कुकर के दो आपके चित्र दिए गए। एक तो ये होता है बॉक्स टाइप में आपका सोलर कुकर होता है, ठीक है। ऊपर जैसे कांच की प्लेट लगी होती है, इसके अंदर बर्तन रख दिया जाता है और धूप क्या होती है यहाँ पे टकराती है, उसके बाद में कहाँ जाती है, ये बर्तन जो रखा होता है उसमें उसके अंदर चली जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि वो गर्म हो जाता है। अब देखो दूसरा चित्र दिया गया, जैसे आपका डिश होता है ना, डिश की छतरी टाइप में ये आपका चित्र दिया। उसके ऊपर ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये पात्र रखा है, ठीक है, बर्तन रखा है। तो पूरा जो देखो क्या होता है कि जो सौर ऊर्जा होती है, धूप होती है, वो यहाँ पे गिरती है, यहाँ से टकराने के बाद सीधी कहाँ पे जाती है, ये बर्तन पे जाती है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है बर्तन गर्म हो जाता है और क्या होता है आपका खाना पक जाता है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सौर सेल या सोलर सेल किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति कह रहे हैं कि सोलर सेल कहलाती है। मतलब देखो सोलर सेल का काम क्या होता है कि सूर्य की जो ऊर्जा होती है, ठीक है, सूर्य से जो धूप आती है उसको किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, विद्युत ऊर्जा में करता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति क्या कहलाती है, सोलर सेल कहलाती है। तो कह रहे हैं कि सौर सेलों के समूह को क्या कहते हैं, सोलर पैनल कहते हैं, ठीक है। सौर सेलों के समूह को क्या बोला जाता है, सोलर पैनल बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हैंडपंप किस उत्तोलक का उदाहरण है। तो आप लोग देख रहे हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। देखो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आपका क्या आ जाता है, कैंची आ जाता है, ठीक है, जैसे प्लास आ जाएगा और जैसे आपका साइकिल का ब्रेक, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं साइकिल का ब्रेक ये किस में आ जाता है, आपका प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आ जाता है, ठीक है। जैसे हैंडपंप, ठीक है, ये भी क्या होता है आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम द्वितीय तृतीय उत्तोलकों के एक एक उदाहरण बताओ। तो आपका कह रहा है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या हो जाए, हैंडपंप, या देखो आप लोगों को बता चुका हूँ साइकिल का ब्रेक, कैंची, प्लास और सटसी भी हो जाता है। आप लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट आपका देखो हमसे कह रहे हैं कि तीनों जो आपका देखो प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों के क्या करने, एक एक उदाहरण आपसे पूछ रहा है। तो आपका देखो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, पहिए, कह रहे हैं पहिए वाली ट्राली, मतलब एक पहिए वाली ट्राली, ठीक है। एक पहिए की जो कूड़ा ढोने की गाड़ी होती है वो हो जाती है आपकी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। या इसमें आप लोग सरौता भी लिख सकते हैं। आप लोग देखते हैं इसमें सरौता आ जाता है, ठीक है। सरौता क्या होता है आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। अब देखो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात कर रहा है तो आपका यहाँ पे चिमटी नहीं होता है, चिमटा बोला जाता है ना, चिमटा, ठीक है, चिमटा हो जाएगा आपका द्वितीय श्रेणी का। और जैसे मनुष्य का जो हाथ होता है, ठीक है, मनुष्य का हाथ, ठीक है, ध्यान रखना है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो मनुष्य का हाथ क्या है, आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, मनुष्य का हाथ जो होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जल ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा होती है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि जल ऊर्जा की बात कर रहे हो। देखो कह रहे हैं ना जल ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा होती है। देखो आप लोग ध्यान रखते हैं जैसे जल अगर आपका रुका हुआ है, एक जगह भरा हुआ है, तो उसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा भी होती है। अगर जल बह रहा है तो उसमें आपकी गतिज ऊर्जा भी होती है। देखो जल जिस स्थिति में, जैसे आप लोगों को बताया था कि डैम बना के, ठीक है, बड़े बड़े बांध बना के पानी को रोका जाता है। अब पानी को एक जगह इकट्ठा कर लिया तो उसमें क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। अगर पानी बह रहा है तो उसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो दोनों ऊर्जाएं होती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दोनों होती है पानी में। आप लोग ध्यान रखना है, लेकिन वो कंडीशन डिपेंड करती है। यदि पानी रुका हुआ है, ठीक है, एक जगह इकट्ठा है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा रहेगी। अगर बह रहा है तो उसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो कह रहा है ना देखो बहते हुए जल में कह रहे गतिज ऊर्जा होती है। अगर पानी बह रहा है तो उसमें कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। कह रहे कि गतिज ऊर्जा को कह रहे विद्युत संयंत्र द्वारा कह रहे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। जैसे पानी बह रहा है तो उसमें क्या होता है, टरबाइन मशीन लगा के उसको क्या करते थे, जो बहते हुआ पानी होता है, जो गतिज ऊर्जा होती है, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ज्वार भाटा ऊर्जा में कह रहे किस प्रकार के स्रोत हैं। तो आप लोग ध्यान करें, देखो कई बार आप लोगों को समझा चुका हूँ ज्वार भाटा किसे कहते हैं।
आपका जो समुद्री जो पानी होता है, समुद्री पानी का ऊपर उठ के आगे बढ़ना क्या कहलाता है, ज्वार, और वापस लौटना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। कह रहे कि ज्वारी लहरें या तरंगों में कह रहे अपार गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, जो ज्वारीय तरंगें होती हैं या लहरें होती हैं उनमें क्या होती है, अपार गतिज ऊर्जा होती है। कह रहे कि इस ऊर्जा को कह रहे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। जो गतिज ऊर्जा होती है उसमें उसको किस में परिवर्तित किया जा सकता है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखो इसमें कह रहे कि ज्वार भाटा, कह रहे ज्वार भाटा ऊर्जा का कह रहे नवीकरणीय स्रोत है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो नवीकरणीय स्रोत आप लोगों को बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं, कि ऐसे स्रोत जो कभी खत्म ना हो उनको बोला जाता है नवीकरणीय स्रोत। तो ज्वार भाटा की जो ऊर्जा होती है वो कैसी है, नवीकरणीय स्रोत होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। बहुत सिंपल डेफिनेशन आप लोगों को दी गई है। कह रहे हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। देखो यहाँ पे शॉर्ट में ही लिखा है ना ही नष्ट, तो इसको पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। देखो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है या इसको बदला जा सकता है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरल मशीन किसे कहते हैं। तो आप लोगों को सरल मशीन की डेफिनेशन पूछी गई है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि ऐसे साधन, कह रहे कि ऐसे साधन कह रहे जो कार्य को सरलता, सुविधा और कह रहे तेजी से, आपका यहाँ पे कार्य दोबारा से लेकर काट देने, कह रहे तेजी से करने में सहायक होते हैं। मतलब ऐसे साधन जो कह रहे कि कार्य को सरलता, सुविधा और कह रहे तेजी से करने में सहायक होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सरल मशीन कहते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं जैसे उत्तोलक हो जाएगा, ठीक है, आपका जैसे लीवर हो जाएगा, जैसे पेच हो जाएगा, वेज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिखा चुके हैं, पिछली क्लास में भी बताया था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरल मशीन का एक एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो आपका देखो उत्तोलक में एक तो कैंची आ जाता है। कैंची भी क्या है आपका सरल मशीन है। जैसे चिमटा हो जाएगा, जैसे पेच हो जाएगा, ये सारे के सारे क्या हैं आपके सरल मशीन के उदाहरण हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं। देखो फर्स्ट तो आपका कह रहा है उपकला ऊतक, ठीक है, आपका सेकंड हो जाता है संयोजी ऊतक, आपका देखो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा पेशीय ऊतक, और फोर्थ हो जाता है आपका तंत्र का ऊतक। ठीक है, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं आप लोग देख रहे हैं, 4 प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्र का ऊतक हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जीवन की आधारभूत क्रियाएं हैं। तो आप लोग देख रहे हैं जीवन की आधारभूत क्रियाएं कौन सी होती हैं, पोषण हो जाएगा, ठीक है, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, नियंत्रण तथा समन्वय, और आपका कह रहे हैं प्रजनन। ये क्या होती है, जीवन की आधारभूत क्रियाएं होती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जीवधारियों में कह रहे हैं प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो आप लोग ध्यान रखें जीवधारियों में प्रजनन की विधियां 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो वो जीवधारियों में प्रजनन की जो विधियां होती हैं वो 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वर्धी प्रजनन, आप लोगों को बताया था जो वर्धी प्रजनन क्या होता है, जैसे आपके पौधों की, जैसे आपकी कलम लगाई जाती है, जैसे गुलाब की, ठीक है, टहनी काट के लगा दो वो, ठीक है, नया पौधा बन जाता है, ऐसे ही वर्धी प्रजनन बोला जाता है। आपका नेक्स्ट होता है आपका देखो अलैंगिक प्रजनन होता है, आपका थर्ड होता है लैंगिक प्रजनन हो जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहे हैं कि सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है। देखो सोलर पैनल का प्रयोग ज़्यादातर देखो क्या होता है वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे ज़्यादातर सोलर पैनल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो अपने यहाँ भी ज़्यादातर लोग यूज करने लगे, क्योंकि आपका क्या होता है बिजली बिल ज़्यादा आता है, तो क्या करते हैं कम करने के लिए सोलर पैनल लगा लेते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से कह रहे हैं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में, कह रहे हैं जहाँ विद्युत उपलब्ध नहीं है। तो वो कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे क्या है लाइट की व्यवस्था नहीं है, कह रहे वहाँ रोशनी और कह रहे रेडियो, टीवी तथा जल पंप चलाने के लिए कह रहे सोलर पैनल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग देखते हो जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है सोलर पैनल का प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पवन ऊर्जा क्या है। तो आप लोग देखेंगे वायु के गतिशील होने से कह रहे उत्पन्न गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। देखो वायु के गतिशील होने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र तथा उपयोग लिखे। तो आप लोग देख रहे हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाए NaHCO
3। अब देखो आपसे ये भी पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखो फर्स्ट तो आपका कह रहा है कि त्वचा को गोरा बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा कहाँ पे उपयोग करते हैं, त्वचा को गोरा बनाने के लिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि त्वचा को नमी युक्त रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। कह रहे खाद्य पदार्थ में भी, ठीक है, खाद्य पदार्थ में भी कह रहे हैं कि बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों में, कह रहे खमीर के लिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है आपका केक के लिए, आपका थर्ड पॉइंट कह रहा है ब्लीचिंग एजेंट के लिए भी प्रयोग होता है आपका बेकिंग सोडा का उपयोग, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लिया करो। और डेफिनेशन कोशिश ये रहती है कि ज़्यादातर, ठीक है, शॉर्ट डेफिनेशन आप लोगों को लिखाई जाए, क्योंकि देखो बुक में क्या है आपकी जो भी राजन सीरीज और पवन सीरीज है उसमें बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन आपकी दी गई, और क्लास में क्या होता है कि आप लोगों को छोटी छोटी डेफिनेशन लिखाई जाती है। तो आप लोग इसको नोट जरूर कर लिया करें, नहीं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वसा में घुलनशील, कह रहे किन्हीं दो विटामिनों के नाम लिखिए। तो आप लोग अदु को अथवा करके दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया, कह रहे कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम लिखिए। तो आप लोग ध्यान रखें, देखो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, वी और सी होते हैं, कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, वी और सी होते हैं। अब वसा में घुलनशील कौन से होते हैं, ए डी ई के, ठीक है, ए डी ई के क्या होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है। और आप लोगों को ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है। जो स्थितिज ऊर्जा होती है ना, स्थितिज ऊर्जा वही आपकी क्या होती है, स्प्रिंग में, ठीक है, स्थित हो जाती है। आप लोगों को बताया स्थितिज ऊर्जा की दो उदाहरण बताए थे, एक तो या तो आपका बांध बना के पानी रोक लेना, या स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। कह रहे हैं ना घड़ी में चाबी भरने पर, कह रहे स्प्रिंग में, कह रहे स्थितिज ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। कौन सी ऊर्जा एकत्रित होती है, स्थितिज ऊर्जा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका सरल मशीन के प्रकार बताइए। तो आप लोग ध्यान रखना है सरल मशीन के प्रकार कौन कौन से, एक तो उत्तोलक हो जाता है जैसे पेच, घेनी, झुकातल, कह रहे पहिया और धुरी। और आप लोगों को ये देखो पिछली क्लास में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपका एक आया था। देखो एक तो आपका धुरा और पहिया आपका आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जैसे इसमें लीवर आ जाता है, लीवर मतलब उत्तोलक, और आपका झुका हुआ तल हो जाता है, ठीक है। आपका पुली जिसको घेरनी बोलते हैं, और आपका जैसे पेच आ जाता है और वेच आ जाता है, ठीक है। आप लोग देखते हैं ये सारे क्या हैं, सरल मशीन के प्रकार हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं घिरनी क्या है। तो कह रहे घिरनी एक सरल मशीन है, कह रहे यह चल एवं अचल दोनों तरह से व्यवस्थित हो सकती है। आपकी घिरनी क्या है, एक सरल मशीन है, यह चल और अचल दोनों तरह से व्यवस्थित हो सकती है। और आप लोगों ने देखा होगा घिरनी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जैसे कुआं वगैरह पे किया जाता है। अब तो कुएं ख़त्म हो गए, पहले कुएं पे किया जाता था क्योंकि बाल्टी को आसानी से खींचा जा सके, इसके लिए ऊपर घिरनी लगा दी जाती थी। देखो नेक्स्ट कह रहा है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम और इसकी कमी से होने वाले रोग लिखेगा। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम फेरॉल होता है, कैल्शियम फेरॉल। इसकी कमी से क्या होता है, सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है, रिकेट्स। और ये बीमारी बच्चों में होती है, ठीक है, किस में होती है, बच्चों में हो जाती है। रिकेट्स की बीमारी या सूखा रोग किस में होता है, बच्चों में ज़्यादातर हो जाता है। देखिए बच्चों आज की क्लास में आप लोगों ने साइंस को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।